निधि अपनी माँ गायत्री और पिता मोहनलाल के साथ रहती है। एक रोज जब उनके घर निधि के बड़े ताऊजी आते हैं, तभी और मोहनलाल कब कराने वाला है तू अपनी निधि की शादी? अरे अब तो उसकी कॉलेज भी खत्म हो चुकी है। जी भाई साहब, लेकिन अभी उसकी शादी को वक्त है। इतनी जल्दी थोड़ी ना करा सकते हैं उसकी शादी। अभी तो उसे अपने करियर पर फोकस करना है। फिर 1.5 2 साल के बाद ही शादी कराएंगे इसकी। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? लड़की की शादी जितनी जल्दी कराओ उतना अच्छा होता है। ये क्या करियर के पीछे पड़ा है उसके? अरे ये करियर वरियर कुछ काम का नहीं। आगे चलकर लड़की को ससुराल जाकर चूल्हा चौका ही करना पड़ता है। नहीं भाई साहब, अब जो कह रहे हो वो सरासर गलत है। हम हमारी बेटी को उसके पैरों पर खड़ा देखना चाहते हैं। आखिर क्यों हमेशा लड़कों को ही अपना करियर बनाने की आजादी मिलती है और लड़कियों को ये कहकर दबाया जाता है कि उन्हें बस चूल्हा चौका ही करना है? हाँ भाई साहब, हमारी बेटी भी अपना करियर बनाएगी और खूब आगे जाएगी। और हम भी उसकी ऐसे ही घर में शादी कराएंगे जहाँ पर उसके सपनों की इज्जत हो और उन्हें दबाया ना जाए। और भाई साहब, अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी हो तो माफी चाहता हूँ, लेकिन मैंने तो वही कहा जो सच्चाई है। अरे तुम दोनों पागल हो गए हो और कुछ नहीं। अरे आज जो तुम दोनों कर रहे हो ना, कल जाकर तुम दोनों को उसका बहुत पछतावा होगा। और मेरी ये बात तुम लिख कर ले लो। चलता हो। निधि के ताऊजी गुस्से से उठकर चले जाते हैं और ये सब निधि चुपके से देख लेती है। फिर बाद में, माफ कीजिए माँ पापा, आज मेरे कारण ताऊजी आप दोनों से रूठ कर चले गए। अरे नहीं बेटा, तू क्यों माफी मांग रही है? तेरे कारण कुछ भी नहीं हुआ है और हमने तो वही किया जो सही था। और तेरी खुशी के लिए अगर हमसे कोई रूठता है या फिर हमारा कोई रिश्ता टूट जाता है तो भी हमें कोई शिकवा नहीं है। अरे हम उन माँ बाप में से नहीं हैं जो दूसरों की बातों में आकर अपने बच्चे के साथ गलत करे। और निधि बेटा, तुझे फैशन डिजाइनर बनना है ना, तो तू बस अपने सपनों की तरफ ध्यान दे। हम दोनों तेरी ढाल बनकर खड़े हैं। थैंक यू सो मच माँ पापा। तो अब निधि फैशन डिजाइनिंग एजेंसीज के चक्कर लगाती है और अपने लक्ष्य को पाने के लिए जीतोड़ मेहनत करती है। ये ले बेटा, दही शक्कर खाकर जा। आज फिर एक जगह पर जा रही है ना तू? देखना, आज का रिजल्ट अच्छा ही होगा। अरे माँ, अब तो हर बार दही शक्कर खिलाती हो, लेकिन फिर भी रिजल्ट नो ही आते हैं। अब तो मेरा दही शक्कर पे से विश्वास ही उठ गया है। ऐसा मत बोल बेटा। देख, जीवन में चाहे तो कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन अंत में तू वही जाकर पाती है जो ऊपर वाले ने तेरे लिए लिखा होता है। सब्र रख और अपनी मेहनत पर भरोसा भी। फिर देखना, जो तेरी किस्मत में लिखा होगा वही होगा। ठीक है माँ, आप कहती हो तो मैं ये भी करने के लिए तैयार हूँ। मैं मेहनत करने से पीछे नहीं हटूंगी और अपना बेस्ट दूंगी। फैशन डिजाइनर बनना मेरा सपना है और अपने सपने को साकार करने के लिए मैं हर एक चीज करूंगी जो मेरे बस में है। ये हुई ना बात। चल, अब खा ले और ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच माँ। चलो मैं जाती हूँ। अरे जाती हूँ नहीं बेटा, आती हूँ बोल, पगली कहीं की। ओके बाबा, आती हूँ। बाय। निधि का एक बहुत ही पुराना कॉलेज फ्रेंड होता है जिसका नाम यश होता है और वो दोनों अक्सर मिला करते हैं। फिर एक रात, और ये क्या, यश का मैसेज, वो भी रात के 10:30 बजे। निधि, कल प्लीज मुझसे मिलना। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। अगर कल नहीं कर पाया तो ना जाने मेरा क्या हाल होगा। क्या? लेकिन ऐसी कौन सी बात हो सकती है? आई होप कि इसके साथ सब ठीक हो। ओके, मिलते हैं कल। डोंट वरी। फिर अगले दिन, बोलो यश, क्या हुआ है तुम्हें? सब ठीक तो है ना? अब बताओ भी, ऐसी कौन सी जरूरी बात करनी है तुम्हें जो तुम फोन पर नहीं कर पाए? देखो निधि, मैं अभी जो भी तुमसे कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर तुम्हें शायद से थोड़ा ऑकवर्ड लग सकता है, लेकिन मैं खुद को नहीं रोक पाया।
लेकिन ये बात अगर मैं मेरी मन में ही रखूंगा तो मेरा हाल बेहाल हो जाएगा। अरे तुम पागल हो गए हो क्या? बात को इस तरह जलेबी की तरह क्यों घुमा रहे हो? अब बताओ भी जल्दी। तुम्हारी बातों से तो मुझे टेंशन होने लगी है। आई लव यू निधि। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या? हाँ निधि, हम दोनों एक दूसरे को 5 सालों से जानते हैं और दोनों के बीच केवल दोस्ती का ही रिश्ता था। लेकिन ना जाने कब, कैसे और क्यों मुझे तुमसे प्यार होने लगा। और अब वो प्यार इतना ज्यादा बढ़ गया है कि मैं तुम्हें अपने दिल का हाल बयां करने से नहीं रोक सकता। प्लीज निधि, मुझे गलत मत समझना और तुम्हें बुरा लगा हो तो आई एम रियली सॉरी। अरे सॉरी मत बोलो यश। मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ सकती हूँ और मैं उनकी इज्जत भी करती हूँ। किसी से प्यार करने में कोई गलत बात नहीं है। शुक्रिया निधि। मैं जानता हूँ कि तुम कभी इस रिश्ते को मौका नहीं दोगी, पर फिर भी मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बस मुझे इतना ही कहना था और कुछ नहीं। चलता हूँ, अपना ख्याल रखना। इतना कहकर यश वहां से जा ही रहा होता है कि उतने में निधि उसे रोक लेती है। रुक जाओ यश। क्या हुआ निधि? मैं इस रिश्ते को एक मौका देने के लिए तैयार हूँ। क्या? सच में? हाँ यश। थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच निधि। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मुझे तो ये सब किसी सपने की तरह लग रहा है। थैंक यू सो मच यार। तुमने हमेशा से ही हर सुख दुख में मेरा साथ दिया है, पर ना जाने क्यों मुझे भी तुम्हारे साथ एक अलग प्रकार का लगाव महसूस होने लगा था, जो कि दोस्ती से भी बढ़कर था। और इसका एहसास अब मुझे हो रहा है। यार निधि, ऊपर वाला मुझ पर इस तरह से मेहरबान होगा ये मैंने कभी नहीं सोचा था। अब निधि और यश अपने रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं और धीरे धीरे उन दोनों का प्यार बढ़ता ही जाता है। फिर एक दिन जब यश की तबीयत बहुत खराब होती है, तभी निधि उसे मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाती है। अरे निधि, तुम यहाँ पर? हाँ यश। अरे तुम्हारी तबीयत ठीक ना होने के कारण मैं तुमसे मिल भी नहीं पा रही थी, इसीलिए मुझसे रहा ही नहीं गया और इसीलिए मैं यहाँ पर आ गई। मैंने तुम्हें बहुत मिस किया यश। प्लीज जल्दी से ठीक हो जाओ। हाउ स्वीट निधि। अरे मेरी आधी तबीयत तो तुम्हें देखकर ही ठीक हो गई और यहाँ आने के लिए थैंक यू सो मच यार। अरे ये थैंक यू वगैरह अपने पास ही रखो, क्योंकि ये सब तो परायों से कहा जाता है, अपनों से नहीं। समझे कि नहीं? ठीक है बाबा, समझ गया मैं। तभी वहां पर यश की माँ सुमित्रा आती है। यश, ये लड़की कौन है और ये घर के अंदर कैसे आ गई? अरे माँ, ये मेरी दोस्त है निधि। अब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना, इसलिए ये मुझसे मिलने चली आई। नमस्ते आंटी। नमस्ते। अब तो मिल लिए ना, अब चलो यश को अकेले रहने दो, उसे आराम की जरूरत है। पर माँ। अरे कोई बात नहीं यश, मैं निकलती हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। बाय। बाय आंटी। हाँ हाँ बाय। फिर निधि वहां से चली जाती है। ये सब क्या था यश? तेरी अकल क्या घुटने में चली गई है क्या? अरे तूने इस लड़की को घर में आने भी कैसे दिया? सारे गली मोहल्ले वालों ने देख लिया होगा इसे। अब ना जाने क्या क्या बातें बनाएंगे वो। ओफो माँ, अरे आप तो ऐसी बातें कर रही हो जैसे हमारा घर किसी बड़ी हस्ती का घर है और लोग तो बस यही देखने में व्यस्त हैं कि इनके घर में कौन कब आ रहा है। सच में माँ, कमाल करती हो तुम तो। अरे लोगों का कोई भरोसा नहीं, और अच्छा ही हुआ जो तेरे पापा आज घर पर नहीं है, क्योंकि अगर वो होते ना तो वो तुझ पर और ज्यादा चिल्लाते। देख बेटा, अगर तुझे लड़कियों से बात करनी है तो तू बाहर ही कर, लेकिन इस तरह से तेरी सहेली को घर पर मत बुलाया कर, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। इतना कहकर सुमित्रा वहां से चली जाती है। ये माँ भी ना, सच में ये तो कभी कभी हद कर देती है। फिर रात में, अरे निधि, तुम्हें माँ की बातों का बुरा तो नहीं लगा ना? सच सच बताना। अरे नहीं यश, मैं समझ सकती हूँ, हर किसी का स्वभाव अलग होता है, इसलिए मैं उनके स्वभाव की इज्जत करती हूँ।
वाह यार निधि, तुम हर एक बात को इतने पॉजिटिव रूप से कैसे ले सकती हो? मुझसे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए, क्योंकि इसी तरह से हम अपने जीवन में खुश रह सकते हैं। वरना देखा जाए तो हर रोज सौ चिंताएं होती हैं। इसीलिए अपनी आंखों से निगेटिविटी का चश्मा हटाकर पॉजिटिविटी का चश्मा लगाना बहुत जरूरी है। फिर देखना, जिंदगी जीने में और मजा आता है। सच में निधि, तुम जैसी लाइफ पार्टनर पाकर तो मैं धन्य हो गया। अरे बस बस, अब तुम शुरू मत हो जाओ। अरे नहीं निधि, मैं सच कह रहा हूँ। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं और फिर एक दिन जब यश के घर पर उसकी शादी की बात छिड़ती है, तभी देखो सुमित्रा, मैंने पंडित जी से कह दिया है कि अब वो हमारे यश के लिए लड़कियां ढूंढना शुरू कर दे, क्योंकि इस साल के खत्म होने से पहले उसकी शादी हमें करा देनी है। फिर अगले साल हमें चंचल की भी शादी करानी है। ठीक है जी, जैसा आपको सही लगे। हे भगवान, यहाँ तो मेरी शादी किसी और से करवाने की प्लानिंग शुरू हो चुकी है। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। इससे पहले कि ये दोनों मेरे लिए कोई लड़की ढूंढे, मुझे माँ और पापा को निधि के बारे में सब बताना होगा। यश अब बिना कोई सोचे समझे झट से सुमित्रा और प्रताप को निधि और उसके बारे में बताता है। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो यश? तुम किसी लड़की से प्यार करते हो? हाँ पापा, वो हम दोनों एक ही साथ पढ़ते हैं और हमारी दोस्ती कॉलेज से है। फिर कब समय के साथ दोस्ती ने प्यार का मोड़ ले लिया, कुछ पता ही नहीं चला। और पापा, मैं और निधि एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं। वो एक बहुत ही अच्छी लड़की है और वो हर एक जिम्मेदारी बखूबी निभाएगी, इसका मुझे पूरा विश्वास है। ये तूने सही नहीं किया यश। अरे हमसे छुपाकर तुझे क्या मिला? मुझे माफ कर दीजिए माँ, लेकिन अब सही समय आने पर मैंने आपको सब बता दिया है। तो प्लीज मुझे इस दुविधा में मत डालो, क्योंकि मुझे बेईमान किसी से शादी नहीं करनी। ठीक है, अगर तुझे उससे प्यार है तो हम उसी को अपनी बहू बनाएंगे। पढ़ी लिखी हुई तो क्या हुआ, शादी के बाद सारी लड़कियां अपने आप लाइन पर आ ही जाती है और हम कल ही उसके परिवार से मिलेंगे। फिर उन दोनों के माता पिता मिलते हैं, रिश्ता पक्का होता है और अब शादी की तैयारी भी शुरू हो जाती है। यार निधि, मैं बहुत खुश हूँ और मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हमारे घर वाले मान गए हैं और अब हमारी शादी होने वाली है। मेरा भी यही हाल है यश। फाइनली अब बस कुछ देर की दूरियां हैं, फिर हम दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। हाँ निधि, चलो अब मैं सो रही हूँ। कल सुबह जल्दी उठकर तुम्हारी माँ के साथ खरीदारी करने जाना है। क्या? माँ के साथ? हाँ यश, उन्होंने ही कहा है कि ससुराल वालों की तरफ से एक जोड़ी कपड़ा दिया जाता है लड़की को, और वो भी शादी से पहले। तो उसी के लिए मुझे उनके साथ खरीदारी करने जाना है। चलो अच्छा है, ऑल द बेस्ट। थैंक यू यश। फिर अगले दिन सुमित्रा और निधि बाजार जाते हैं और वो दोनों खरीदारी कर रहे होते हैं। तभी निधि सड़क पर चिड़िया बेचने वाली औरत को देखती है। ओह नो, ये बेचारी सारी चिड़िया तो पिंजरे में बंद है और ये बेजबान तो अपना दर्द बता भी नहीं सकती। एक काम करती हूँ, मैं इन्हें इनके पिंजरे से आजाद कर देती हूँ। फिर निधि पैसे देकर उस पिंजरे को खरीद लेती है और उसे खोलकर सारी चिड़ियों को आजाद कर देती है। लेकिन ये सब देखकर सुमित्रा बहुत गुस्सा हो जाती है। निधि, ये तूने क्या कर दिया? क्या किया मतलब? अरे आंटी, वो सारे बेजबान पंछी पिंजरे में कुट कुट कर जी रहे थे और उन्हें भी खुली सांस लेने का पूरा हक है, और इसीलिए मैंने पिंजरे को खोल दिया ताकि वो सब आजादी की उड़ान भर सके। ये तुमने सही नहीं किया। अरे खूबसूरत चीजों को हमेशा पिंजरों में ही बंद रहना चाहिए, क्योंकि पिंजरे के बाहर उन पर आँच आ सकती है। नहीं आंटी, आपकी सोच गलत है। हर किसी को अपनी जिंदगी खुलकर जीने का पूरा अधिकार है, फिर चाहे वो पंछी हो या आदमी। अब तुम मुझसे बहस करोगी क्या? अरे नहीं आंटी, मैं आपसे बहस नहीं कर रही। मैं तो बस आपको बता रही हूँ
क्योंकि आप जो कह रही हो वो सरासर गलत है। ठीक है, मैं गलत और तुम सही। सुमित्रा को बहुत गुस्सा आता है और वो निधि को वहां पर अकेले छोड़कर वहां से निकल जाती है। ये शादी नहीं हो सकती यश। अरे ऐसी मुंहफट और बददिमाग लड़की को अपने घर की बहू में बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। क्या? सुमित्रा की ये बात सुनकर यश काफी परेशान हो जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। मम्मा, आज मेरा जन्मदिन है, लेकिन आपने अभी तक मुझे विश भी नहीं किया। हाँ हाँ, जन्मदिन मुबारक हो। तुम्हारे सारे गिफ्ट मिल जाएंगे तुम्हें शाम तक। और साथ ही मैंने तुम्हारे बैंक अकाउंट में पैसे भी भेज दिए हैं। जाकर अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर लेना। लेकिन पार्टी करने के लिए कोई दोस्त तो होना चाहिए ना। क्या कहा? कुछ नहीं। अच्छा चलो, अब मैं जा रही हूँ। एक बहुत ही बड़े क्लाइंट के साथ मेरी मीटिंग है, इसलिए मुझे निकलना होगा। और मैं अब सीधे रात में देर से ही आऊंगी, तो मेरा इंतजार मत करना। अरे नहीं मम्मा, ऐसा मत करो। मैं अपना जन्मदिन आपके साथ मनाना चाहती हूँ। प्लीज मम्मा, मुझे आपसे महंगे तोहफे और पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए, बल्कि मुझे तो आपका वक्त चाहिए। पागलों जैसे बर्ताव मत कर रूही। मेरे लिए इस सबसे बढ़कर मेरा काम है, इसलिए मुझे जाने दे। लेकिन मम्मा, मम्मा एक मिनट रुक जाइए मम्मा। शालिनी वहां से चली जाती है, जिस कारण रूही बहुत उदास हो जाती है और अपने कमरे में जाकर अपने टेडी बेयर को देखकर वो बहुत रोने लगती है। टेडी, मम्मा कहती है कि मेरा कमरा इतना बिखरा हुआ क्यों रहता है। अब मैं उन्हें क्या बताऊं कि मेरी जिंदगी कितनी बिखरी हुई है। कई सालों पहले पापा ने मम्मा को छोड़ दिया, क्योंकि मम्मा बस अपने काम से ही प्यार करती थी। और पापा ने तो दूसरी शादी कर ली और अपनी दूसरी बेटी भी पैदा कर ली। वो अपने परिवार के साथ कितने खुश है, लेकिन यहाँ मैं और मम्मा कितने दुखी और अधूरे हैं। मम्मा तो बस अपने काम में ही व्यस्त रहती है। मुझसे 2 मिनट सुकून से बैठकर बात भी नहीं करती वो। और इस पूरी दुनिया में एक सिर्फ तुम ही हो टेडी, जो मेरे अच्छे दोस्त हो। आई लव यू टेडी। फिर रूही जब अपना फोन देखती है तो उस पर उसके पापा के सोशल मीडिया अकाउंट में उन्होंने अपनी दूसरी बीवी और बेटी के साथ फोटो पोस्ट की होती है। और वो देखकर रूही को बहुत गुस्सा आता है और वो शराब पीकर अपने पापा दिग्विजय के घर चली जाती है, जहाँ पर उसकी दूसरी बीवी लावण्य और बेटी अंतरा भी रहती है। वो तीनों खाना ही खा रहे होते हैं। उतने में रूही वहां पर जाकर तमाशा करने लगती है। खाओ और मजे से खाओ पापा, बहुत अच्छा काम करते हो आप। इतने साल हो गए आपने मम्मा को तलाक दे दिया और इस नालायक लावण्य के साथ शादी कर ली। रूही, तमीज से बात करो। लावण्य मेरी बीवी है। अरे तमीज गई तेल लेने। सब कुछ अच्छा चल रहा था, सब कुछ। हाँ मैं मानती हूँ, मम्मा अपने काम में कुछ ज्यादा ही व्यस्त रहती थी, जिस कारण वो आपको समय ही नहीं दे पा रही थी। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि वो आपसे बिल्कुल ही प्यार नहीं करती थी। लेकिन फिर इस बुरी औरत ने आप दोनों के बीच चल रहे तनाव का फायदा उठाया। अरे ये तो बस आपके पैसों से प्यार करती है और इसने आपको अपने प्यार के जाल में फंसाया और आपको मुझसे और मम्मा से दूर कर दिया, वो भी हमेशा हमेशा के लिए। ब्लडी हेल। रूही, मैं बड़े ही प्यार से कह रही हूँ, निकल जाओ यहाँ से, वरना मैं अगर अपने पे आ गई तो बहुत बुरा हो सकता है। अरे हिम्मत तो करो मेरे साथ बुरा करने की। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि बिगाड़ने के लिए अब कुछ बाकी ही क्या बचा है। फालतू का तमाशा बंद करो रूही और निकल जाओ यहाँ से। अरे इस तरह शराब पीकर आने में तुम्हें कोई शर्म नहीं आती क्या? अरे मम्मा को तलाक देते वक्त आपको शर्म नहीं आई क्या? कम से कम अपनी बेटी के बारे में तो सोच लिया होता। जब से आपने मम्मा को तलाक दिया है, तब से लेकर आज तक आपने मेरा कभी हाल भी नहीं पूछा। मैं हर रोज आपको याद करती हूँ पापा। लेकिन आपने मुझे इस तरह भुला दिया।
जैसे कि मैं आपकी कोई भी नहीं लगती। क्यों पापा, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? देखो रूही, शायद तुम्हें अब सब कुछ समझ नहीं आएगा, लेकिन मैंने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है। कुछ भी सही नहीं किया आपने। आपके कारण मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई। मम्मा और आपने मेरे बारे में कभी नहीं सोचा। मम्मा को तो बस पैसों से प्यार था और आपको इस औरत से प्यार हो गया। अरे कितनी गिरी हुई हो तुम लावण्या। अपनी खुशी के लिए दूसरी औरत का घर तोड़ दिया तुमने। बस करो रूही, अगर अभी मेरी मॉम को तुमने एक शब्द भी कहा तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। निकम्मी कही के, दफा हो जाओ यहाँ से, वरना सिक्योरिटी से कहकर धक्के मार के बाहर निकालूंगी। क्या कहा? रूही अब गुस्से में आग बबूला हो जाती है और वो सामने पड़ा वास उठाकर उसी से अंतरा का सर फोड़ देती है। मॉम, मेरा सर। अंतरा, मेरी बच्ची। ओ गॉड, अंतरा तुम ठीक तो हो ना? अरे तुम पागल वागल हो गई हो क्या रूही? ये तुमने क्या कर दिया? अरे तुम और तुम्हारी ये बेवकूफ बेटी कभी खुश नहीं रह पाओगे और ये मेरी बद्दुआ है। तुमने मेरी जिंदगी में अंधेरा लाया। मेरी हाय लगेगी तुम दोनों माँ बेटी को। इतना सब सुनाकर रूही वहां से चली जाती है और एक नदी किनारे जाकर अपनी दादी के नाम का दिया पानी में बहाती है। दादी, हर साल मेरे जन्मदिन पर आप मुझे एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी। मुझे कितना खास महसूस कराती थी आप, जैसे कि मैं आपकी कोई राजकुमारी हूँ। मम्मा और पापा तो हमेशा काम में व्यस्त रहते थे। उन्होंने तो बस मुझे पैसों से पाला, ना कि प्यार से। लेकिन आपने मुझे अपने से दूर कभी नहीं किया। लेकिन आज आप मुझसे दूर हो। मिस यू दादी। आज अगर आप जिंदा होती तो मम्मा और पापा का तलाक कभी नहीं होता। भगवान जी के पास आप कितनी जल्दी चली गई। अरे एक आप ही थी जिसने पूरी जिंदगी में मुझसे सच्चा प्यार किया। लेकिन मैं तो हूँ ही बदकिस्मत। मुझे जिससे भी प्यार हुआ वो मुझे छोड़कर ही चला गया। कोई टिकता ही नहीं मेरे पास, फिर चाहे वह कोई भी हो। रूही को ऐसे रोते हुए देखकर उसी नदी के पास से गुजर रहा एक आदमी अपनी गाड़ी रोक देता है और वो उसके पास चला जाता है। उसका नाम अर्जुन होता है। ए, तुम रो क्यों रही हो? सब ठीक तो है ना? इतनी रात गए ऐसे अकेले मत रहो। जमाना भी ठीक नहीं है और खास करके ये वाला इलाका, चोरों चक्के घूमते फिरते हैं यहाँ पर। जानती हूँ, लेकिन मैं यहाँ पर अक्सर आती रहती हूँ। जब भी मैं उदास रहूं या मुझे जी भर के रोना होता है, तब दादी से बात करने के लिए मैं यहाँ पर आ जाती हूँ और यहाँ आकर मुझे अपनापन महसूस होता है। अच्छा, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन सुरक्षित रहना भी तो जरूरी है ना। और तुम इतना क्यों रो रही हो? कुछ नहीं, बस यूं ही। नहीं नहीं, जरूर कोई बात है। कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं होना तुम? नहीं, आज मेरा जन्मदिन है। और क्या? फिर रूही भावुक होकर अर्जुन को अपने बारे में सब कुछ बता देती है और अर्जुन वो सब सुनकर हैरान हो जाता है। जो हुआ सो हुआ। अब तुम उन सब में ही उलझ कर रहोगे तो आगे कैसे बढ़ोगी? चलो, अब ये रोना बंद करो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है? अर्जुन। अर्जुन रायचंद। अच्छा। और तुम्हारा? रूही सिंघानिया। देखो रूही, तुम बहुत अच्छी हो, बस अपनी ये बुरी आदतों को छोड़ दो। आज तुमने अपनी जो सौतेली बहन के साथ किया वो सही नहीं था। जिंदगी में सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, ना कि ऐसी नकारात्मक बातें सोचनी चाहिए, क्योंकि आज तुम जैसी सोच रखोगे सब कुछ बिल्कुल वैसा ही होगा और बुरा सोचने पर तुम्हारे साथ हमेशा बुरा ही होगा। अरे बस क्यों रही हो? मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, ये सारी बातें सच है। फिर रूही और अर्जुन दोनों ढेर सारी बातें करते हैं और अब 20 से 25 मिनट यूं ही गुजर जाते हैं, जिसके बाद अचानक से अर्जुन कहीं गायब हो जाता है। अर्जुन? ये अर्जुन कहाँ चला गया? मैं अभी अभी तो उससे बात कर रही थी और ये चला भी गया। इतना अच्छा आदमी है वो।
और उसकी बातें, उसकी सोच, उसका मेरे प्रति इतना इज्जत देकर बात करना, इतनी फिक्र करना, सब कुछ कितना अच्छा लगा मुझे। ऐसा लग रहा था जैसे बस ये वक्त यहीं पर थम जाए और हम दोनों यूं ही बातें करते रहे। लेकिन खैर, रूही की किस्मत ऐसी ही है। जो भी मुझे अच्छा लगता है वो मेरे पास से जल्द ही चला जाता है। अब रूही फिर से उदास होकर नदी की तरफ ही देखने लगती है कि तभी 5 मिनट के बाद अचानक से वहां पर अर्जुन फिर से आ जाता है और उसके हाथ में केक और एक छोटा सा फूलों का गुलदस्ता भी होता है। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे रूही। अर्जुन, ये सब क्या है? अरे ये खूबसूरत फूल तुम जैसे खूबसूरत लड़की के लिए, और ये केक भी। तुम्हें क्या लगा रूही, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर ऐसे ही चला जाऊंगा? नहीं, तुमने कहा ना कि आज किसी ने भी तुम्हें अपना वक्त नहीं दिया, तुम्हारा जन्मदिन भी नहीं मनाया। तो चलो, अब हम दोनों साथ मिलकर तुम्हारा जन्मदिन मनाएंगे। थैंक यू सो मच अर्जुन। मैं तुम्हें बता नहीं सकती कि मैं कितनी खुश हूँ। आज जिंदगी में पहली बार किसी पराये आदमी ने मेरे लिए केक लाया है। ओफो रूही, इतनी बुज़दिल हो तुम भी। सच में, माना कि हम बस कुछ ही देर पहले मिले हैं, लेकिन हम अभी अच्छे दोस्त तो बन ही चुके हैं ना। और दोस्त कोई पराये नहीं होते, अपने ही होते हैं। तो प्लीज मुझे यूं पराया मत कहो। अच्छा बाबा, ठीक है, सॉरी। फिर रूही वो केक कट करती है, जिसके बाद अर्जुन रूही के साथ देर रात तक घूमता है और दोनों खूब अच्छा समय बिताते हैं। दोनों एक दूसरे का फोन नंबर भी ले लेते हैं। अर्जुन की तरफ से तो रूही उसके लिए सिर्फ एक दोस्त समान ही होती है, लेकिन रूही को अर्जुन से पहली नजर वाला प्यार हो जाता है। फिर अगले दिन अर्जुन रायचंद, इसने अपने सोशल मीडिया पर कितनी अच्छी अच्छी फोटोज पोस्ट की है। कल की रात मेरी जिंदगी की सबसे सुंदर रात थी। आज सुबह होती ही नहीं। काश वो मुझे घर पर छोड़कर जाता ही नहीं, मेरे पास यही रुक जाता। एक काम करती हूँ, मैं उसे मैसेज करती हूँ। फिर रूही अर्जुन को हर 1 से 1.5 घंटे में मैसेज पे मैसेज भेजने लगती है और उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता। खुशी के मारे वो अपनी मम्मा के गले लग जाती है। मम्मा, मैं आपको बता नहीं सकती कि आज मैं कितनी खुश हूँ। ओफो रूही, ये क्या बचपना लगा के रखा है? दूर रहो मुझसे। अरे तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या मैं कोई काम कर रही हूँ? पागलपन कूट कूट के भरा है तुम में। बड़ी हो गई हो तुम, इसीलिए ये बचकानी हरकतें बंद करो। इडियट कहीं की। शालिनी की बातें सुनकर रूही को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो फिर से जाकर अर्जुन को मैसेज करती है। गुड इवनिंग अर्जुन, कहाँ पर हो? ऑफिस से छूटकर कॉल करोगे? पागल लड़की। ओ माय गॉड, ये मुझे क्या हो रहा है? अर्जुन से मिलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी चलती हुई जिंदगी को ठंडी छांव मिल चुकी है। रूही शाम तक इंतजार करती है, लेकिन अर्जुन अभी तक उसके मैसेजेस देखता ही नहीं और वो ऑफिस से छूटकर अपनी गर्लफ्रेंड इशिका के साथ खाना खाने चला जाता है। इशिका और अर्जुन दोनों काफी समय से एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं और वो दोनों एक दूसरे से काफी प्यार भी करते हैं। और इधर दूसरी तरफ अर्जुन का मैसेज न आने के कारण रूही अब घबराने लगती है। क्या हुआ होगा? अर्जुन मुझे रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा? कहाँ पर होगा वो? अभी तक तो वो ऑफिस से छूट भी गया होगा। मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो किस ऑफिस में काम करता है, और अगर पता होता तो उससे मिलने में वहीं पर चली जाती। या फिर ऐसे भी तो हो सकता है कि वो मुझे भूल ही गया हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे उससे कॉल करना चाहिए। फिर रूही अर्जुन को कॉल करने लगती है, लेकिन वो उसका फोन उठाता ही नहीं। अर्जुन, प्लीज फोन उठाओ अर्जुन, प्लीज अर्जुन, मुझे तुम्हारी जरूरत है। मुझे तुम्हें देखना है, तुम्हारी आवाज सुननी है। भगवान जी, ऐसा मत करो मेरे साथ। अर्जुन मेरा एक रात का सपना ही बनकर रह जाएगा। एक ही रात में मुझे उससे गहरा लगाव हो गया है। प्लीज भगवान जी,
बस मेरी उससे एक बार बात हो जाए। अर्जुन, तुम्हें बार बार किसका कॉल आ रहा है? अरे कोई नहीं इशिका, वो बस मेरी एक अच्छी दोस्त है, उसी का फोन है। रुको, मैं अभी उसे मैसेज करता हूँ और फोन साइड में रख देता हूँ। ठीक है अर्जुन। फिर अर्जुन रूही को मैसेज करता है, जिसे देखकर रूही की जान में जान आ जाती है। अर्जुन का मैसेज आ ही गया। थैंक यू सो मच भगवान जी। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। सॉरी, अभी बिजी हूँ। ओह गॉड, अच्छा हुआ जो इसका मैसेज आ गया। अर्जुन, तुम नहीं जानते कि तुमने मेरे दिल में एक रात में ही कितनी बड़ी जगह बना ली है। और अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी और मैं तुम्हें अपना बनाकर ही रहूंगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। अब रूही के सर पर अर्जुन के प्यार का जुनून सवार हो जाता है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूले। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूले। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। तुम होते तो कैसा होता, तुम ये कहते, तुम वो कहते, तुम इस बात पे हैरान होते, तुम उस बात पे कितने हंसते। तुम होते तो ऐसा होता, तुम होते तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। मैं रेखा, जमाने ने मुझे जी भर के प्यार दिया, लेकिन इस रेखा को जिस प्यार की तलाश थी वो तलाश कभी पूरी हुई ही नहीं। कई लोग आए, कई लोग गए, लेकिन उनमें से एक वो खास थे और हमेशा रहेंगे। अमित, मेरी और उनकी प्रेम कहानी, जिसका उन्होंने कभी बयान नहीं दिया, लेकिन मैं आज तक उन्हीं की यादों के सहारे जी रही हूँ। आज भी हर एक किस्सा याद बनकर मेरे दिल में समाया हुआ है। ये बात है 1970 के दौर की। रेखा फिल्म इंडस्ट्री में 1970 के दौर में इतनी प्रसिद्ध नहीं थी। अगर वो सुर्खियों में भी थी तो केवल अपने बोल्ड स्टेटमेंट के लिए और अलग अलग हीरोज के साथ जुड़े हुए रिश्तों के लिए। वो चाहती थी तो बस एक अच्छा हमसफर जो उसे बेइंतहा प्यार करे। रेखा और जया दोनों अच्छी सहेलियां थी और एक ही अपार्टमेंट में रहा करती थी। ऐसे ही एक दिन, ये ड्रेस तुम पर काफी जच रही है जया। शुक्रिया अमित। अरे जया, तुम? अरे रेखा, ओ, तो ये है वो जनाब जिन्होंने तुम्हारे दिल में अपनी जगह बना ली है। क्या तुम भी रेखा? नमस्ते अमिताभ सर, मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ। नमस्ते रेखा, प्लीज मुझे सर मत बुलाओ। जया ने बताया कि तुम और वो अच्छी सहेलियां हो, इसीलिए अपनी सहेली के बॉयफ्रेंड को तुम सर कह के बुलाओगे क्या? हाँ? हाँ, सो तो है। जया हमेशा मेरी दीदी भाई रहेगी, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। क्यों दीदी भाई? हाँ रेखा, तुम जल्दी घर पर मिलती नहीं हो, पता नहीं कहाँ गायब रहती हो, लेकिन अब जब मिली हो तो चलो तीनों साथ में मिलकर कॉफी पीते हैं। अरे नहीं जया, फिर कभी, अभी मुझे कुछ काम है इसीलिए। ओके बाय, गॉड ब्लेस यू बोथ। शुक्रिया रेखा, ध्यान से जाओ। जया और अमित दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और दोनों ने अपने परिवार की सहमति से 1973 में शादी भी कर ली। शादी के ठीक 1 साल बाद उन्हें एक प्यारी सी बेटी हुई जिसका नाम श्वेता रखा गया। अरे मेरी गुड़िया रानी, वैसे अमित, इसकी नाक बिल्कुल तुम पर गई है, देखो तो। बिल्कुल सही कहा आपने जी। श्वेता के आने से अमित के माता पिता हरिवंश और तेजी बहुत खुश थे। सब कुछ अच्छा चल रहा था। वही रेखा भी अपनी माँ पुष्पावली और सारे भाई बहनों के साथ रहा करती थी। फिर साल 1976 में एक सुबह, अरे क्या हुआ रेखा, तुम इतनी चिंता में क्यों लग रही हो? अरे अम्मा, वो ना, मुझे अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म ऑफर हुई है।
द अमिताभ बच्चन, जया के पति। क्या? अरे मैं जानती हूँ उसे। आज के दौर का सबसे बड़ा स्टार है वो। मैं तुझे बता नहीं सकती बेटा कि आज मैं कितनी खुश हूँ। बधाई हो बेटा। शुक्रिया माँ। फिल्म का नाम दो अनजाने है और अगले हफ्ते से ही शूटिंग शुरू होने वाली है। क्या बात है। लेकिन अम्मा, मुझे ना बहुत घबराहट महसूस हो रही है। मतलब अमित एक पेड़ की तरह है और मैं उस पेड़ का बस एक पन्ना हूँ। मैं उनके सामने एक्टिंग कैसे कर पाऊंगी? अरे सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। देखना तू, मेरा और ऊपर वाले का आशीर्वाद है तेरे साथ। हाँ माँ, शुक्रिया। पुष्पावली भी साउथ की एक बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी और रेखा उसकी और जेमिनी गणेशन की नाजायज औलाद थी, जिस कारण रेखा को पिता का प्यार कभी मिला ही नहीं। ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है और रेखा और अमित दोनों एक दूसरे को दो अनजाने के सेट पर मिलते हैं। शूटिंग होती है और इस बीच में उन दोनों को एक दूसरे के प्रति एक अलग सा महसूस होने लगता है। आउच! अरे क्या हुआ रेखा, तुम ठीक तो हो ना? हाँ अमित, कुछ दिनों पहले मुझे इसी हाथ पर हल्की सी चोट लगी थी और अब वापस वहीं पर ठेस लग गई। क्या तुम भी रेखा, जरा ध्यान दिया करो ना। हाँ अमित, वैसे जया कैसी है? अब तो वो दूसरी बार माँ बनने वाली है ना? हाँ रेखा, वो ठीक है। अब बस कुछ ही महीनों की बात है, फिर हमारी दूसरी संतान इस दुनिया में आ जाएगी। लेकिन काफी टाइम हो गया है, तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आई? मैं भी अपनी जिंदगी में थोड़ी उलझी हुई थी। वैसे मैंने उससे बात की थी बीच में, पर अब उससे मिलने भी वाली हूँ। चलो अच्छा है, तुमसे मिलके उसे और अच्छा लगेगा। आखिर तुम दोनों की पुरानी दोस्ती जो ठहरे। हाँ अमित, वो तो है। शूटिंग के दौरान रेखा को अमित के काम को देखकर काफी प्रेरणा मिलती है और वो अपने आप पर भी ध्यान देना शुरू कर देती है। अपनी सेहत, अपनी सुंदरता और अपने काम को वो काफी बेहतरीन तरीके से ठीक करती है। वक्त के साथ साथ अब रेखा और अमित दोनों के दिलों के तार जुड़ने लगते हैं और ऐसे ही एक दिन। लाइट्स, कैमरा एंड एक्शन। रेखा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? हाँ अमित, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ना जाने ये प्यार कैसे और कब और क्यों हुआ, लेकिन अब जो भी हो, बस तुम ही हो। उस दिन रेखा और अमित दोनों सीन में डायलॉग नहीं, बल्कि असल में अपने दिलों का हाल बयां करते हैं। कट! अरे ये क्या है रेखा, तुम्हें ये कहना था कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती, लेकिन तुमने कुछ और ही कह दिया। ऐसा क्यों किया तुमने? और तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? ओह नो, मुझे माफ कर दीजिए सर, लेकिन अगले टेक में मैं ध्यान दूंगी और ऐसी गलती कभी नहीं होगी। फिर उस दिन शूटिंग के बाद। रेखा, तुमने आज जो सीन में गलती से कहा, वो सच में तुमने गलती से कहा या वो बात तुम्हारे दिल से निकली थी? तुम सच सुनना चाहते हो अमित? हाँ रेखा। हाँ अमित, वो बात दिल से निकली थी। मैं सच में तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मुझे माफ कर दो। ये एहसास मैं अपने दिल में दबा कर नहीं रख सकती। रेखा, मेरी आंखों में देखो। सच कहूँ तो जो बात मैंने भी सीन करते वक्त कही थी, वो बात भी मेरे दिल से ही निकली थी। क्या? हाँ रेखा, आई लव यू और मैं भी तुमसे प्यार करने लगा हूँ। लेकिन अमित, तुम जया के पति हो, 2 बच्चे के बाप बनने वाले हो और शादीशुदा होने के बावजूद भी। नहीं नहीं, ये झूठ है और तुम झूठ बोल रहे हो। तुम जया से बेशुमार प्यार करते हो और मैंने अपनी आंखों से देखा है तुम दोनों के प्यार को। हाँ ये सच है रेखा कि मैं जया से प्यार करता था, लेकिन अब वो प्यार प्यार नहीं रहा। पता नहीं क्यों, लेकिन अब वो शादी में बस मुझे अपनी जिम्मेदारी ही दिखाई देती है। एक पति और एक पिता होने की जिम्मेदारी, और कुछ नहीं। मुझ पर भरोसा करो रेखा, मैं तुम्हारे प्यार में पागल हो चुका हूँ। हमेशा से मैंने प्यार में ठोकर ही खाई है और जिंदगी में हर रिश्ते में मुझे धोखा मिला है, सिवाय मेरी माँ के।
लेकिन पहली बार किसी ने मुझे दिल से प्यार किया है। इतनी मुश्किलें होने के बावजूद भी किसी ने मुझे स्वीकारा है। शुक्रिया अमित। रेखा और अमित दोनों एक दूसरे के प्यार में पूरी तरह खो चुके थे और अब वो दोनों एक दूसरे को छुप छुप कर मिलने लगते हैं। हम ये कहाँ जा रहे हैं अमित? और किसी ने हमें साथ में देख लिया तो? नहीं रेखा, घबराओ मत, कोई भी हमें देख नहीं पाएगा क्योंकि ये मेरे करीबी दोस्त का बंगला है और अब से हम यही मिला करेंगे। ठीक है अमित, जैसा तुम कहो। वक्त बीतता गया और उन दोनों का प्यार और गहरा होते गया। वही 9 महीने पूरे होने पर जया और अमित को एक बेटा हुआ जिसका नाम बाद में अभिषेक रखा गया। 2 अनजाने रिलीज हुई और उसकी तरक्की के बाद फिल्म इंडस्ट्री में रेखा और अमित को सुपरहिट जोड़ी के नाम से जाना गया। फिर एक दिन, आज इतने लंबे समय के बाद अमित और मैं बाहर घूमने जा रहे हैं, ऐसी जगह जहां हमारे आसपास केवल पेड़ पौधे और झरने ही होंगे और कोई नहीं। आने वाले 5 दिन मेरे जिंदगी के सबसे यादगार दिन होने वाले हैं क्योंकि ये ट्रिप हमारी पहली ट्रिप जो होगी। लेकिन लेट होने पर जब रेखा अमित को कॉल करती है तभी, शुक्र है तुमने फोन उठा लिया। पिछले 2 घंटों से मैं तैयार होकर बैठी हूँ अमित, कहाँ रह गए तुम? तुमने तो कहा था कि मैं निकलते वक्त तुम्हें फोन करूंगा और तुम सीधे मुझे तुम्हारे दोस्त के बंगले पर मिलना, लेकिन अब तक तो मैं घर पर ही हूँ अमित। आई एम सॉरी रेखा, लेकिन आज हम कहीं नहीं जा पाएंगे। वो अभिषेक की तबीयत थोड़ी खराब सी हो चुकी है, इसीलिए जया और बाबूजी ये कह रहे हैं कि मैं उसके पास ही रुकूं। क्या? हे भगवान, कोई बात नहीं अमित, तुम अभिषेक का ध्यान रखो क्योंकि इस वक्त तुम्हारा उसके पास होना बहुत जरूरी है। हाँ रेखा, तुमने सही कहा और मेरी मुश्किल को समझने के लिए शुक्रिया रेखा। ओफो अमित, क्या तुम भी? लेकिन कॉल कट करने के बाद रेखा की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। कितने अरमान सजाए थे मैंने। हर बार हमें छुप छुप कर, डर डर कर मिलना पड़ता है। खुलकर बातें करने वाली थी मैं। हम एक साथ खाना खाते, गाना गाते। मैं एक बीवी की तरह तुम्हें सुबह उठाती और तुम्हें चाय देती। क्या आलम होता वो अगर हम 5 दिनों के लिए वहां जाते। खैर, आज नहीं तो कल से ही मुझे ये बात समझनी ही होगी। वो अब 2 बच्चों का पिता है और उसका अपना एक परिवार भी है। रेखा ने खुद को समझाया और खुद ही अपने आंसू पोंछने लगी। फिर कुछ दिनों बाद अचानक से उन दोनों के छुपकर मिलने की खबरें सुर्खियां बटोरने लगी और सभी लोग ये सोचने लगे कि अमित और रेखा दोनों का अफेयर शुरू हो चुका है। और ये सब जब अमित के घर वालों ने पढ़ा तभी, ये सब क्या है अमित? अखबार में साफ साफ लिखा गया है कि कुछ मीडिया रिपोर्टर्स ने तुम्हें और रेखा को छुपकर मिलते हुए देखा है। वो भी ऐसे वैसे तरीकों से नहीं, बल्कि एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की तरह। क्या? इसीलिए तो ज्यादातर समय बाहर ही रहता है। जब से 2 अनजाने में तूने उस रेखा के साथ काम शुरू किया है, तेरा तो घर पर ध्यान ही नहीं रहा और अब भी नहीं है। अरे 2 बच्चों के बाप बन चुके हो तुम और ये सब करते हुए तुम्हें शोभा देता है क्या? ओह गॉड जया, आप दोनों ये सब क्या कह रही हो? अरे मैंने उस लड़की से ठीक से बात तक नहीं की है, तो मैं उससे छुपके कैसे मिलूंगा? ये सब मीडिया वालों की चाल है, दर्शकों का ध्यान अपनी तरफ करने के लिए। बाबूजी आप तो मुझ पर विश्वास कीजिए, शायद अमित सही कह रहा है। आए दिन मीडिया वाले यही करते हैं। अमित के अलावा और ऐसे कई सारे अभिनेता और अभिनेत्रियां हैं जिनके नाम उनके को स्टार के साथ जोड़े गए हैं। और अब 2 अनजाने के बाद अमित और रेखा की जोड़ी सुपरहिट हो चुकी है, इसीलिए मीडिया को अच्छी तरह से पता है कि इनके नाम से कुछ मिर्च मसाला लगाकर आर्टिकल छापेंगे तो बवाल तो होगा ही होगा। हाँ जया, मैं सच कह रहा हूँ, प्लीज मुझ पर भरोसा रखो। ठीक है अमित, भगवान करे ये खबर सच ना हो। खैर, श्वेता के स्कूल में कल एनुअल डे है
और हम दोनों को वहां पर जाना होगा। हाँ जया, हम दोनों पक्का जाएंगे। इस तरह अमित घर पर हो रहे झगड़े को संभाल लेता है। वही रेखा के घर पर। रेखा, ये सब में क्या पढ़ रही हो? तू और अमित, ये सब सरासर झूठ है माँ। अब मीडिया वाले कैसे होते हैं ये तो आप जानती ही हो ना। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, लेकिन फिर भी मैं इतना ही कहूंगी कि जो गलतियां तूने अपने अतीत में की है उन्हें फिर से मत दोहरा और अपने करियर पर ध्यान दे। बाकी सबके लिए पूरी जिंदगी पड़ी है। हाँ माँ, मैं समझ गई। फिर 1978 में आई फिल्म गंगा की सौगंध की शूटिंग के दौरान ब्रेक टाइम में दो क्रू मेंबर्स आपस में बतिया रहे होते हैं। अरे तू बिल्कुल सही कह रहा है। ये रेखा तो अमित के साथ काम करने के बाद ही हिट हुई है और अब उसका सहारा लेकर आगे जा रही है। वही तो, उसे बाकी आदमियों की तरह ही अपने प्यार के जाल में फंसाएगी वो। बस सबका घर तोड़ने में माहिर है, बेशरम कही के। अरे आज की तारीख में वो अमित के बिना कुछ भी नहीं है। लेकिन उनकी ये सारी बातें अमित सुन लेता है और उसे हद से ज्यादा गुस्सा आ जाता है। तुम दोनों की इतनी हिम्मत! तुमने रेखा के बारे में ये सब कहा भी कैसे? फिर अमित उन दोनों आदमियों को बड़ी ही बेरहमी से मारता है और सभी अमित का ये रूप देखकर हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उसका गुस्सा किसी मामूली दोस्त की तरह नहीं बल्कि एक आशिक की तरह निकल रहा था। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें